हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर हम ब्लड वेसल्स, हार्ट, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर अगेन दो सर्कुलेशन आते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन्हें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी बॉडी में दो टाइप की होती हैं। हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती हैं वो कहलाती हैं आर्टरीज। हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती है वो क्या कहलाती है? आर्टरीज। आर्टरीज आगे आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है और आर्टीरियोल्स आगे चल करके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि कैपिलरीज का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है टिश्यूज के अंदर, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये कैपिलरीज जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं तो ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेन्यूल्स जो है वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेन्स जो है वो लार्ज वेन्स में कन्वर्ट होकर के हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से रिटर्न कर देती है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आर्टरी की स्ट्रक्चर बनाई है, आर्टरी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, जिसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा। देन सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब हम इनके फीचर्स देखते हैं जल्दी से। तो देखिए, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है सबसे आउटर से इनर की तरफ हम चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है आउटर लेयर होती है और ये किसकी बनी हुई होती है? फाइब्रस टिश्यूज की बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइब्रस टिश्यूज की बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक टिश्यूज की बनी हुई होती है। अब ये जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज है, इनकी क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आर्टरी है उसका साइज क्या है। सपोज अगर लार्ज आर्टरीज है, एओर्टा है, ठीक है, लार्ज आर्टरी का एग्जांपल क्या है? एओर्टा है। तो लार्ज आर्टरीज अगर होंगी तो उनमें इलास्टिक टिश्यूज ज्यादा होंगे और स्मूथ मसल्स कम होंगी। इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होंगे और स्मूथ मसल्स कम होंगी। स्मॉल आर्टरीज हैं तो इलास्टिक टिश्यूज कम होते जाएंगे और स्मूथ मसल्स जो है वो बढ़ती जाएंगे। एंड जो आर्टीरियोल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरी के बाद में जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं या आर्टीरियोल्स होते हैं, उनके अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है वो ऑलमोस्ट किसकी बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इसमें इलास्टिक टिश्यूज नहीं या ना के बराबर पाए जाते, क्योंकि जो आगे चलकर कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी उनको ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है, उन्हें एक्सपेंड या रिकॉइल होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या होता है, जब हम आर्टीरियोल्स या कैपिलरीज की बात करते हैं तो वहां पर स्मूथ मसल्स ही पाई जाती है, इलास्टिक टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। देन ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ऑब्वियसली वो एपिथेलियम की बनी हुई होगी। और कौन सी एपिथेलियम की बनी हुई है? यहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होने की वजह से ही ये जो ट्यूनिका इंटीमा होती है इसे एंडोथेलियम भी बोला जाता है। और इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, टिश्यू रिपेयर का काम करती है। तो यहाँ पर भी इसका यही काम रहेगा, एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और कोई भी टूट फूट हो जाती है तो उसको सुधारने का काम कौन करती है? ट्यूनिका इंटीमा करती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स और आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही तीन लेयर इसमें भी पाई जाती है। वही देखिए सेम डायग्राम में सबसे पहले है ट्यूनिका इंटीमा जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया अगेन ये स्मूथ मसल्स इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया अगेन दिस इज फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। एक ही करके हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एडवेंटिशिया हो गया, ट्यूनिका मीडिया देखिए, ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडल लेयर होती है, स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है। यहाँ जो वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिन होती है एज कंपैरेटिव टू आर्टरीज। इसीलिए जब वेन्स जो क्यों होती है, क्योंकि वेन्स के अंदर जो ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं
और जब हम किसी वेन को कट करते हैं तो वेन को कट करने से क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है ब्लड का, तो वो कोलैप्स हो जाती है। जबकि अगर आप किसी आर्टरी को कट करो तो उसमें से जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ फ्लो होता है और वो ओपन रहती है और सिलेंड्रिकल शेप में रहती है, उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है और वो कोलैप्स भी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटीमा की। तो ट्यूनिका इंटीमा जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जिसे एंडोथेलियम भी बोला जाता है। कुछ वेन्स जो होती है उनके अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं, तो वाल्व्स भी बेसिकली अपर बॉडी पार्ट की जो वेन्स होती है उनमें नहीं पाए जाते। लोअर बॉडी पार्ट की जितनी भी वेन्स होती है, एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो वेन्स होती है उनमें वाल्व्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और ये बने हुए किसके होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा की ही फोल्डिंग्स से बने हुए होते हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इनको सपोर्ट करते हैं। और ये सेमील्यूनर शेप के, इस तरीके से ये जो शेप बन रही है इसकी, ये क्या है, सेमील्यूनर शेप के होते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हार्ट की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट की तरफ होती है। इन वॉल्व्स की डायरेक्शन जिसके थ्रू जब इसमें से ब्लड का फ्लो होता है तो ये वॉल्व्स खुलते जाते हैं, देन बंद हो जाते हैं, देन अगेन खुलते जाते हैं, बंद होते जाते हैं। और इनमें माइन्यूट सा कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो जनरेट होता है ताकि ये ब्लड को हार्ट की तरफ पंप कर सके। कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर देखते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर को कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इससे कंट्रोल करता है, जिसके अंदर दो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो वैसोमोटर सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो वैसोमोटर सेंटर होता है उसके थ्रू रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो लार्ज आर्टरीज होती हैं उन लार्ज आर्टरीज में मोर इलास्टिसिटी होती है, तो उनके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं रहता। वो किससे कंट्रोल होती है, ब्लड के प्रेशर से कंट्रोल होती है। ब्लड का प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो ये डायलेट, ब्लड का अगर प्रेशर मान लो ज्यादा है तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। और ब्लड का प्रेशर कम है तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान में देने वाली है कि जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करती हैं। किस तरीके से करती हैं, जब भी सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी बढ़ती है तो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करती हैं। जब भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी वैसोडाइलेशन ज्यादा होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से लार्ज एंड स्मॉल दोनों जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो प्रेशर एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। लार्ज ब्लड वेसल्स जो हैं खुद के ब्लड के प्रेशर से कंट्रोल होती हैं क्योंकि उनमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि स्मॉल आर्टरीज में स्मूथ मसल्स फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं। और मसल फाइबर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वैसोडाइलेशन करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोकल रेगुलेशन होता है ब्लड फ्लो का वो किस तरीके से मेंटेन होता है। तो ऑटो रेगुलेशन, कोई भी ऑर्गन, पर्टिकुलर अगर कोई भी ऑर्गन अपने ब्लड के प्रेशर को अपने आप कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, सपोज किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, वो ब्लड के प्रेशर को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अपने एरिया के प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑटो रेगुलेशन। सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, ये मेजर ऑर्गन्स हैं और इनको ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, ज्यादा ब्लड रिसीव करते हैं ये। जबकि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनको बहुत कम ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन उनको कब ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, जब कभी भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट प्ले किया जाता है। ठीक है, तो जिस ऑर्गन को जितना ब्लड की जरूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इसी को ऑटो रेगुलेशन कहा जाता है। देन कब कब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है पर्टिकुलर एरिया की, सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। हम
हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। सपोज अगर किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है तो किडनी को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइन एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है तो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, और जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं तो वहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बढ़ जाने की वजह से वहां पर क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, और जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है तो एक बार सडनली ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। देन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या हो जाता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो हाइपोक्सिया में वैसो डायलेशन होता है। वैसो डायलेशन होने की वजह से तुरंत सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर देखिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो वहां पर वैसोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं जिन्हें बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, और ये जो नाइट्रिक एसिड वैसोडाइलेटर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सिंपैथेटिक हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन, अब एड्रेनलिन सिक्रीट कहाँ से होता है, एड्रिनल मेड्यूला से, एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट से सिक्रीट होता है एड्रेनलिन हार्मोन, और ये काम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। ठीक है, तो ये लोकल रेगुलेशन था ब्लड फ्लो का, और ब्लड को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है ब्लड वेसल्स को, वो करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एनास्टोमोसिस और एंड आर्टरीज और कैपिलरीज और साइनोसॉइड्स में हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए एनास्टोमोसिस और एंड आर्टरीज को समझिए। जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, इस तरीके से एक जाल बना लेती हैं। ठीक है, तो जब छोटी छोटी आर्टरीज या आर्टीरियोल्स जो होती हैं वो जब एक बड़ी आर्टरी में लिंक करती हैं, बड़ी आर्टरी के साथ क्या करती है, लिंक करती है, मतलब एक नेटवर्क बनाती हैं, तो उस नेटवर्क को बोला जाता है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का फायदा ये होता है, सपोज अगर किसी ऑर्गन में इस तरीके से मान लो ब्लड वेसल है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज जो है वो जुड़ी हुई है, तो ये एनास्टोमोसिस कहलाता है। अगर सपोज करो ये बंद हो गई, ये ब्लॉक हो गई, तो कोई बात नहीं, जो दूसरी ब्लड वेसल है वो ब्लड की सप्लाई कर देगी, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कभी भी नहीं स्टॉप होगी। तो जो एनास्टोमोसिस आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, किसी भी ऑर्गन के ब्लड सप्लाई को रुकने नहीं देती, वो एक नेटवर्क की तरह काम करती है। जबकि जो एंड आर्टरीज होती हैं ये आपस में किसी से एनास्टोमोसिस नहीं करती, ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी होती है। अगर ये एंड आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं तो उस पर्टिकुलर जगह की ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं कैपिलरीज और साइनोसॉइड्स में डिफरेंसेस। तो देखिए जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती है, आर्टीरियोल्स ब्रेक होकर के माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इनका बहुत फाइन नेटवर्क होता है जहां पर गैसेस और सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में। ठीक है, और हमारी जो आरबीसी होती है उसका भी आप जानते हैं कि डायमीटर 7.5 mm होता है, तो वो जो है कैपिलरीज के अंदर से स्क्वीज होकर के निकल सकती है। तो कैपिलरीज जो होती हैं दिस इज द फाइनेस्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ आर्टरी, जो जहां पर टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसे, ये तो हो गई कैपिलरीज, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हमारे जैसे लीवर है, बोन मैरो है, वहां पर कैपिलरीज का साइज बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और लीकर का मतलब पोरस होती है। क्या होती है ये, पोरस होती है कैपिलरीज। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज या जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सचेंज बहुत स्पीडली होता है बड़े बड़े साइनोसॉइड्स होने की वजह से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, साइनोसॉइड्स बोला जाता है, और ये एक्सचेंज को स्पीड अप कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैपिलरीज में गैसेस का एक्सचेंज होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो पूरा
होता है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।